भरत भाई, मैं बचपन में एक ऐसा बच्चा था जो बचपन में हकलाया करता था। अच्छा। हाँ, मैं तुतलाया करता था, मैं अटक-अटक के बातें करता था और मेरी बहुत पतली सी आवाज़ थी और सब लोग मेरा मज़ाक उड़ाया करते थे और मेरे से कोई दोस्ती करना ही नहीं चाहता था और क्लास में तो कोई मेरे साथ बैठना ही नहीं चाहता था। अच्छा। नोबडी वांट टू स्पीक सिंग विद मी कि मेरे साथ। और साला मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी स्कूल में। अब जहाँ पर हम टीनेज ईयर्स में सबके वही खूबसूरती गर्लफ्रेंड है, भाई कोई गर्ल्स डिडंट लुक एट मी। मेरे को अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स थे मेरे अंदर और मैं अपने अव्वल दर्जे की जो पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स में उनको दिखा करता था कि भाई यार ये तो हीरो है, या जिसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है भैया ये बंदा स्टड है। तो बचपन में मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बोल नहीं पाता था, मैं क्लास 7th में एक बार मैं स्टेज पे गया। एक कविता थी, सोहनलाल द्विवेदी की कविता है, जो कि हरिवंश बच्चन राय साहब के नाम से मशहूर हो गई थी बाद में सोशल मीडिया पे, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने ये कविता कौन बनेगा करोड़पति के शो पे कही थी। तो लोगों को लगने लग गया कि ये हरिवंश बच्चन राय साहब की कविता है। बाद में अमिताभ बच्चन साहब ने क्लैरिफाई किया, ट्वीट भी किया कि ये सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। और मैं वो कविता स्टेज पे जाके भूल गया था अच्छा। और मुझे लगा धरती फट जाए, बस मैं इसके अंदर डूब चुका जाऊँ, बस पसीने छूट रहे हैं, हाथ काँप रहे हैं और गर्म खून चेहरे की तरफ आ रहा है और सब मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं। मैं बस क्या धन्यवाद और जाके बैठ गया मैं। उस दिन रात को ना भरत भाई, मैं बहुत रोया। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। आज हमारे साथ हैं मिस्टर मोहम्मद अली शाह जी, एक एक्सपर्ट एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट, टेडएक्स स्पीकर, एजुकेटर और क्या क्या, एंड एक्टर भी। आइए मिलते हैं सर से। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू भरत भाई, थैंक यू एंड शुक्रिया बहुत बहुत सौरभ जी का और हरप्रीत जी का भी, आज बहुत साथ दिया इन्होंने। सर, ये सब कुछ एक साथ कैसे पॉसिबल हो? कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, बिल्कुल। when is the will is the way, यस। and the best way to do too many things is to do one thing at a time। आपको अगर बहुत सारी चीजें करनी है, आप पहले एक सारी चीजें एक साथ मत करिए, हाँ जी। आप एक एक करके करिए। और मैं सुबह को बहुत जल्दी उठता हूँ मैं, ओके। और मेरे को नींद पसंद नहीं है भाई, अगर मैं सच बोलूँ तो। मेरे को आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि अगर आप सोए तो बहुत टाइम वेस्ट होता है सोने में। सुबह को कोई तो एक तो जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे को इतने घंटे पहले मिल जाते हैं बाकियों से। हाँ जी। तो जी हाँ, तो और दिल में आग थी, हो सकता है कि ये आग आग सब में होती है, मैं कहीं ना कहीं हो सकता है ये आग औरों से बढ़कर हो, और उसने आग ज्यादा तेज लगी हो। सही, करेक्ट। सर, तो आपकी जर्नी टेडेक्स तक कैसे पहुंची? पहला टेडेक्स आपने कब दिया? आपको ये एक्सपीरियंस ध्यान है? पहला टेडेक्स मेरा 27 जनवरी 2019 को था और 2018 नवंबर में तकरीबन, हाँ नवंबर में इसका इनविटेशन आया था। ओके। तो पहले तो मुझे ना कोई मजाक कर रहे हैं ऐसे कि हाँ मैं तो मेरा कोई ख्वाब नहीं था ऐसा कुछ, कोई एस्पिरेशन या कोई लगाव नहीं था कि टेडेक्स पे जाना है मेरे को, हाँ। कभी नहीं, मैं सोचा भी नहीं था। तो जब ये टेडेक्स की कॉल आई तो मुझे लगा कोई ऐसी गंदा मजाक कर रहा है मेरा ऐसे में। हाँ, तो मैं हल्के में ले लिया, हल्के में ले लिया। मैंने कहा हाँ, फिर ये रियली में होता गया। उनको स्क्रिप्ट चाहिए थी, उनको मेरे पॉइंट चाहिए थे एंड वो टच में रहे मेरे साथ। तो जब ये हकीकत में हुआ तो तब मुझे बड़ा मज़ा आया कि रियल में हो रहा है। और उस टाइम पे मैं जिस, ये 27 जनवरी की बात है, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी को मैं जयपुर में था, ओके। जयपुर लिट फेस्ट के लिए। मेरे फादर की किताब है वो, वहाँ पर उनका सेशन था। और 27 जनवरी की सुबह सुबह को मेरे को फ्लाइट पकड़नी थी जयपुर टू रायवाला, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, वहाँ से थी फ्लाइट अमृतसर के लिए। तो हम रायवाला पहुँचे। अब जहाज रायवाला में मौसम बदल गया, ओके।
तो अमृतसर नहीं आएगी जहाज। हाँ, जनवरी में फॉग और वो सब देख। ओके, तो मैं कहा एक सपना तो नहीं था, मगर आई वाज एक्साइटेड, बड़ा खुशी था कि भाई टेडेक्स पे जाऊंगा मैं। तो मतलब वो अब मैं अमृतसर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जहाज उड़ा लेकिन वापस आ गया। तो वो सस्पेंस हाँ दिल में था। फिर जहाज उड़ा, वो लैंड नहीं कर रहा अमृतसर में। तो ये भी है कि आप वापस भी चल जाएंगे वापस, और जब तक जहाज टच नहीं हुआ ना तब तक ये था। और मगर ये बात थी कि अब भैया बोलूंगा क्या, तैयारी पूरी कर रखी थी, रिहर्सल जम के कर रखी थी। टेडेक्स पे जा रहे हैं, और टेडेक्स जैसे कि को एस्ट्रोनॉट जाता है ना स्पेस में, हम देखते आते ये पढ़ा, अच्छा ये जा रहा है स्पेस में, ओहो। तो वैसा जो लाल डॉट में खड़े होकर जो टेडेक्स पे बात करते हैं बड़े कॉन्फिडेंटली, तो मेरे लिए वो बात थी कि टेडेक्स में कभी सोचा भी नहीं था कि अपने तस्वीर में भी टेडेक्स पे मैं जाऊंगा। तो पहली मर्तबा जब मैंने टेडेक्स टॉक दी थी वो 27 जनवरी को थी, और उसके बाद फिर एक हफ्ते के बाद एक और न्यूज़ आया टेडेक्स का। सर मैं यही जानना चाहता हूँ कि एक वो हो गया 27 जनवरी, उसके बाद यू आर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर द मोस्ट टेडेक्स स्पीचेस, तो उसके पीछे का क्या ड्राइव था? वो यूं था कि 18 मिनट के अंदर, मैं आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट दिस, मगर जो फैक्ट है वो है कि मेरे को 3 स्टैंडिंग ओवेशन मिले थे इस टॉक के दौरान। टॉक खत्म नहीं हुई, मगर लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, और एक जोश अंदर का एक एनर्जी होती है वो भी बड़ी कि भाई वाह, लोग खड़े हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। तो उसके एक हफ्ते के बाद एक और इन्विटेशन आया हैदराबाद से, फिर उसके 10 दिन के बाद एक और इन्विटेशन आया NIT रायपुर से। ऐसे करते करते मतलब इतने 2019 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक शायद ही कोई टेडेक्स टॉक हुआ होगा हिंदुस्तान में जहाँ पर मेरे को ईमेल नहीं है, जहाँ पे इन्विटेशन नहीं आया। यही नहीं, मेरे को अन्य बाहर के देशों से भी आने लगे न्यूज़। तो मैं कहा भाई ये मस्त है भाई। तो फिर मैं कहा भाई आज की तारीख में टेडेक्स स्पीकर, तब 2019 में बहुत वैल्यू थी, अभी तो बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि टेडेक्स का लाइसेंस हर एक को अनुमान तौर पर मिल जाता है, और बहुत से स्पीकर हैं, और हर कोई टेडेक्स स्पीकर है बेसिकली। उस टाइम पे बड़ी वैल्यू थी टेडेक्स स्पीकर, और मैं टेडेक्स स्पीकर क्या, इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर नहीं, बाहर मुल्कों में। फिर उसी टाइम पे 2019 में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया था एक्चुअली। तब तक मैंने केवल कितनी 20 के करीब टेडेक्स टॉक दी होंगी जो पब्लिश थी, जो यूट्यूब पे थी, अन्य और दी थी मगर। और उसके बाद फिर बहुत लोगों ने, फिर मुझे मालूम पड़ा इसकी वैल्यू क्या है, एक ब्रांड बन जाती है ना, ब्रांड बन भाई एक BMW कार है और एक ऑल्टो कार है, दोनों अच्छी गाड़ियां हैं, आपको पॉइंट A टू पॉइंट B ले जाएंगी, और दोनों में आरामदेह होएगा। ऐसी बात नहीं है कि ऑल्टो में कम आराम है, उसमें भी इतना ही आराम होएगा, लेकिन ब्रांड है, ब्रांड एंड क्रेडिबिलिटी। तो वो एक ब्रांड वैल्यू, एक ठप्पा जो कहते हैं, इसको कहते हैं, वो जुड़ गया मेरे साथ। सीधा वर्ल्ड रिकॉर्ड का, तो दुनिया में नाम रोशन हो रहा है रिकॉर्ड करेगा। सो यू हैव बीन इनटू आर्मी एज वेल, मेजर ऑफ कोर्स, तो आप एक डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भी रहे हैं। करंट ग्लोबल सिनारियो में भारत की पोजीशनिंग आपको कहाँ लगती है, कहाँ है, स्पेशली आफ्टर दिस सक्सेसफुल ऑपरेशन? सबसे पहले तो मैं डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जो मेरे को बुलाया जाता है, ये न्यूज़ में हमारे दोस्त हैं, और बल्कि मैं उनको बहुत चाहता भी हूँ, बड़े अच्छे एंकर हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, विनीत मल्होत्रा साहब। हाँ जी। तो उनके शो में मैं अक्सर जाया करता हूँ, तो विनीत हमेशा अच्छे से प्रेजेंट करते हैं मेरे को। तो वहाँ से लोगों ने नोटिस किया, और लोग चाहे लग गए कि मेरा एनालिसिस उनसे कनेक्ट, क्योंकि मैं बात करता हूँ दिल से, बिल्कुल, और सरल बात करूँगा मैं, कोई ज़्यादा हाई फाई जार्गन या टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बोलूँगा मैं। जो एक आम इंसान जो देख रहा हो, जो जियो पॉलिटिक्स समझता भी ना हो, उसे उसको समझ में आ जाए बेसिक नेमल लैंग्वेज। हाँ, नेमल लैंग्वेज। तो मैं उस भाषा में बात करता हूँ, तो वहाँ से मेरे पे ये ठप्पा पड़ गया, डिफेंस स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन सर आप मेजर एक ह्यूज पोस्ट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे भारत की पोजीशनिंग आज की? हाँ, तो भारत, हिंदुस्तान आज की तारीख में एक ऐसे स्तर पर है जहाँ पे अन्य मुल्क भारत को की तरफ देख रहे हैं एज अ रोल मॉडल। ओके, भारत की छवि इतनी ऊंची हो गई है, आप देखिए 1-1.5 साल पहले कितने डिप्लोमेट्स आए थे, मार्च अप्रैल मई में कितने ग्लोबल लीडर्स हिंदुस्तान आए थे। बल्कि जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, उसके ठीक 1-2 महीने बाद डिप्लोमेट्स
ग्लोबल लीडर्स हिंदुस्तान आने शुरू हो गए थे। Yes. हर कोई चाह रहा है कि हिंदुस्तान से ट्रेड कर ले, चाहे डिफेंस टाइज में, चाहे व्यापार, कोई भी किसी भी हिंदुस्तान से जुड़ जाए बस। हाँ हम जुड़ते उनसे हैं जिनकी इज्जत करते हैं और हम देखते हैं भैया वाह इसके साथ जुड़ना है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि भाई मेरे को इसके साथ काम करना है, जुड़ना है। जुड़ना है इनके साथ। सर आपके अकॉर्डिंग स्टेज फियर या पब्लिक स्पीकिंग का सबसे ज्यादा मिथ क्या है जो लोग मानते हैं पर गलत है? सब कुछ दिमाग में है। पता है भरत भाई, मैं बचपन में एक ऐसा बच्चा था जो बचपन में हकलाया करता था। अच्छा। हाँ, मैं तुतलाया करता था, मैं अटक अटक के बातें करता था और मेरी बहुत पतली सी आवाज़ थी और सब लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे और मेरे से कोई दोस्ती करना ही नहीं चाहता था और क्लास में तो कोई मेरे साथ बैठना ही नहीं चाहता था। अच्छा। Nobody wanted to be seen with me कि मेरे साथ, और सारा मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी स्कूल में। अब जहाँ पर हम टीनेज ईयर्स में सबके वही खूबसूरती गर्लफ्रेंड है, भाई कोई गर्ल्स डिडंट लुक एट मी। और मेरे अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स थे बहुत कि भाई मैं अच्छा नहीं हूँ देखने में, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं बात ठीक से नहीं करता हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई में बुद्धू हूँ, मैं खेल कूद में, मैं किसी स्कूल की टीम में नहीं हूँ, स्पोर्ट्स में, और बैक बेंचर हूँ। मेरे को अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स थे मेरे अंदर और मैं अपने अव्वल दर्जे की जो पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में उनको दिखा करता था कि भाई यार ये तो हीरो हैं, या जिसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है भैया ये बंदा स्टड है। तो बचपन में मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बोल नहीं पाता था, मैं क्लास 7th में एक बार मैं स्टेज पे गया। एक कविता थी, सोहनलाल द्विवेदी की कविता है, जो कि हरिवंश बच्चन राय साहब के नाम से मशहूर हो गई थी बाद में सोशल मीडिया पे, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने ये कविता कौन बनेगा करोड़पति के शो पे कही थी। तो लोगों को लगने लग गया कि ये हरिवंश बच्चन राय साहब की कविता है। बाद में अमिताभ बच्चन साहब ने क्लैरिफाई किया, ट्वीट भी किया कि ये सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। और मैं वो कविता स्टेज पे जाके भूल गया था वो। अच्छा। और मुझे लगा धरती फट जाए, बस मैं इसके अंदर डूब चुका जाऊँ, बस पसीने छूट रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं और गर्म खून चेहरे की तरफ आ रहा है और सब मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं। मैं बस कह धन्यवाद और जाके बैठ गया मैं। उस दिन रात को ना भरत भाई मैं बहुत रोया। मैं बोर्डिंग स्कूल में था हिल स्टेशन में, ऊटी लॉरेंस स्कूल लवडेल, और मैं बहुत रोया, बिल मिलाता हुआ रोया, तड़प के रोया, बच्चे की तरह रोया। मैंने कहा भाई ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होएगी। और क्योंकि मेरे अंदर कॉम्प्लेक्सेस जो थे कि मैं ठीक से बोल नहीं पाया करता हूँ, मैंने रात भर, वो रात मेरे को अब तक याद है, सबसे लंबी रात होगी ऑलमोस्ट, मैंने फटाफट विलियम शेक्सपियर के प्लेज, स्पीचेस याद करी कोशिश करी पूरी, और हिंदी में कविताएं पढ़ी, उर्दू में थोड़ा बहुत, जो मैं बचपन में मेरे चाचा मिर्ज़ा गालिब का की किरदार प्ले किया था उन्होंने दूरदर्शन के सीरियल में, गुलजार साहब का था सीरियल, बड़ा मशहूर हुआ था। तो मैं थोड़ा उर्दू शायरी से वाकिफ़ था बचपन में, तो वो सब मैंने टंग ट्विस्टर रात में सीखे। अगले दिन सुबह को क्लास में भाई कौन पढ़ेगा, वही बच्चा जो शर्माया करता था उसने पीछे से लंबा हाथ ऊपर किया कि भाई मैं पढ़ूंगा। सबने पीछे पलट के ये निकम्मा, हाँ, ये पढ़ेगा, हाँ देखते हैं। तो फिर मैं जाके रंगमंच, मतलब इस नॉट नेसेसरी कि रंगमंच एक हॉल ही हो, एक क्लासरूम के आगे आप खड़े हो गए, वो रंगमंच है। आप ट्रेन के डिब्बे में सफर कर रहे हो और आप बात कर रहे हो, वो रंगमंच है, ये हमारा रंगमंच है। फिर मैं गया आगे, मैंने जाके, कोई पढ़ा नहीं, याद हो गया था मेरे को पढ़ के इतना। सामने बोला यार कमाल कर दिया उसने, कोई अकलाया नहीं, कहीं पे अटका नहीं, कोई तुतलाया नहीं, साफ बात करी एक फ्लो में, वो माइंडसेट शिफ्ट हो गया। उसके बाद फिर मैं दोबारा रंगमंच पे गया और वही कविता सुनाई मैंने। सुनेंगे आप? फ्लॉलेस। सुनेंगे आप? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, पड़ता है टुकड़ाउन सा इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो फिर मैं उसमें जब प्राइज आया, अनाउंसमेंट हुआ, तो जो कंपेयर थे एमसी, उन्होंने थर्ड प्राइज तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। इसमें तो बिल्कुल तैयार था मैं ऑलमोस्ट कि भाई अपनी टाई वाइट सेट करी और खड़े होने को तैयार। मगर थर्ड प्राइज में नाम किसी और को पुकारा गया, नाम पुकारा गया हरप्रीत का, एक और लड़का था हरप्रीत था। अब सेकंड प्राइज में मैं अब सेकंड प्राइज जीतूंगा मैं। सेकंड प्राइज को लड़का था सौरभ, उसका नाम पुकारा गया। सौरभ और हरप्रीत को प्राइज मिल गया, मेरे को नहीं मिला। कोई बात नहीं, अगली बार आऊंगा मैं, अगली बार प्राइज लेके जाऊंगा। अचानक मेरे एक बाजू में एक और भरत, मतलब आप नहीं, एक और भरत बादल है, उन्होंने यूं ही किया मैंने बोला, क्या बात है भरत है, फर्स्ट प्राइज में नाम मेरा पुकारा जा रहा है, फर्स्ट प्राइज मोहम्मद अली शाह। और वो ये वही बच्चा है जो हकलाया करता था भाई, जो लाइनें भूल गया था, जो अटा की बातें करता था। उसके बाद भैया भरत भाई वो दिन और आज का दिन पीछे बढ़ गए हैं। उसके बाद मेरे को स्कूल में बेस्ट डिबेटर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एलिक्यूशन, बेस्ट इन पोएट्री रेसिटेशन, बेस्ट, मतलब हर चीज में अव्वल दर्जे पे आया, हाँ अव्वल दर्जे पे। और वही बच्चा बाद में डायरेक्ट स्पीकर बना, इंटरनेशनल डायरेक्ट स्पीकर बना। तो स्टेज फ्राइट जो है ना, वो कुछ नहीं, हमारे जहन में है बस, माइंडसेट बस। उसके बाद से मेरा हकलाना तुतलाना बंद हो गया। बच्चा हकलाता क्यों है, तुतलाता क्यों है? क्योंकि इसलिए नहीं कि जुबान मोटी है, जो हम बोलते अनुमान तौर पर हम सुनते हैं, इसके लिए क्योंकि उसके अंदर का आत्मविश्वास नहीं है, उसको भरोसा नहीं है मैं ये बोल पाऊंगा। इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, नॉट अ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम कि भाई आप जुबान मोटी है इसके लिए ऑपरेशन कराओ, दवाई खिलाओ, ये करो ना। आप जहन पे उसके काम करो, उसका कॉन्फिडेंस ऊंचा करो, उसका मनोबल ऊंचा करो, बंदे का हकलाना अपने आप दूर हो जाएगा। हमें नहीं होता वो एक टॉपिक पे जो इसमें हम कंफर्टेबल नहीं है, हम अटकेंगे। बिल्कुल, बस वही बात है, वही और कोई बात नहीं है इसमें। दुनिया भर के बच्चे ऐसे हैं जो स्पीच थेरेपिस्ट नंबर 1 के पास जाते हैं, नंबर 1 स्पीच थेरेपिस्ट, विद ऑल रिस्पेक्ट टू देम, बड़े ज्ञानी लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं उनकी कोई प्रैक्टिस अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पैंडेमिक के अंदर विश्व में, हिंदुस्तान नहीं, जो कि अमेरिका में लोग बच्चे बैठे हुए हैं ऑनलाइन, उनका हकलाना तुतलाना ठीक कर दिया भाई। क्यों? क्योंकि मैं उस दल से गुजर चुका हूँ। मैं उनकी पल्स, उनकी नफ्स पकड़ता हूँ, मुझे मालूम है कहाँ पर कमी रह गई। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्या बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कैसे बोलना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके हिसाब से इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 गोल्डन रूल क्या होने चाहिए? बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किस तरीके से बोलते हो? यस, मैं तो कहता हूँ सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप बोल नहीं पाएंगे। सही। और सुनना ही नहीं, सुन के समझना, फिर आप जब समझ लोगे, आप सटीक उसी बात पे आप बोलो। ये नहीं कि बात हो रही है यूक्रेन की, आप बात कर रहे हो चीन की, तो आपको वही बात पे अटल रहना है, पहली बात तो। अब बोलने का लहजा अपने आप डेवलप होगा जब आपका एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होएगा, जब आप महसूस करोगे कि भाई मैं बोल सकता हूँ। मैं सुभाष गाय का फिल्म स्कूल है, विस्लिंग वुड इंटरनेशनल, वहाँ पे चांदी साल मैं फैकल्टी था वहाँ पे। तो वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को भी मैं ये कह रहा था कि आपको अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए, अपने आप को आपको ऐसे महसूस करना चाहिए कि आप यहाँ के राजा हो भैया। सही बात। यो रूल, ये आपकी जगह है, ये आपका स्पेस है। इसको, ये वक्त जो आप रंगमंच पे होते हो, वो वक्त आपका है। दुनिया आई है टिकट लेके, पैसे देके आपको देखने के लिए, और आप जैसे बोलोगे वैसा ही होएगा। सो यू हैव टू हिप्नोटाइज द ऑडियंस। हिप्नोटाइज मतलब आंखों से नहीं, आवाज से नहीं, हिप्नोटाइज मतलब आपको सबकी अटेंशन ग्रास्प करना चाहिए, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आप हो। हाँ, अगर आपने वो एनर्जी ढीली कर दी तो ऑडियंस भी ढीले हो जाएंगे। आपको ऑडियंस को बांध के रखना आना चाहिए, वही सबसे बड़ा गोल है। सही है। तो जैसे कि आपने बताया, आप विजिटिंग वुड्स में फैकल्टी रहे, IIM ग्रेजुएट है, डिफेंस शोज में एक्सपर्ट है,
क्या ये सब कॉन्शियसली प्लान किया था या कहानी खुद ब खुद चलती है? नहीं, मैं कॉन्शियसली कुछ प्लान नहीं किया। कॉन्शियसली अगर हाँ, मैं प्लान जो किया था वो ये था कि मेरे को बचपन से मेरे को कलाकार बनना था, मेरे को एक्टर बनना था, ठीक है। और क्योंकि जाहिर सी बात है आपके रगों में, ख़ानदान में एक ऐसा खून होगा नसीरुद्दीन शाह जैसा, तो आपको भी कलाकार आप इंस्पायर तो होंगे, जाहिर सी बात है, लिविंग लेजेंड। तो मैंने कहा यार मेरे को बड़े, आप उनके साथ कहीं पे जाओ होटल में खाने के लिए कहीं पे, उस टाइम पे कैनन कैमराज, वो मोबाइल थे नहीं, फोटोग्राफ या ऑटोग्राफ, तब हमको इतनी समझ थी नहीं, इतने बड़े कलाकार हैं वो, इतना बड़ा नाम है। तो और ख़ास तौर ये 80s की बता रहा हूँ मैं, 80s में तो उनकी बड़ी सारी पिक्चरें आई थी। तो ऐसे बनना है भाई, ऐसे ही बनना है। और उनको देख देख के फिर हम देखा वो मिर्ज़ा गालिब की तैयारी कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई करी उन्होंने। लोग सोचते हैं कि एक्टर को पढ़ना नहीं पड़ता, बहुत पढ़ना पड़ता है भाई, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बल्कि एक्टर को, तो क्योंकि उसकी समझ, उस कैरेक्टर की समझ होनी चाहिए। जब तक उस कैरेक्टर की समझ नहीं होगी आप वो कैरेक्टर उतारोगे कैसे? तो वही मैंने एक फिल्म आई थी यारा, तिग्मांशु धुलिया की फिल्म है, वो Z5 पे है, OTT पे, उसमें सरदार की भूमिका करी मैंने। और जब तिग्मांशु धुलिया ने मेरा काम देखा था, विशाल भारद्वाज की फिल्म आई थी हैदर, और हैदर में मेरा महज 5 मिनट का सीन है मेरा, और एक क्लोजअप शॉट है मेरा, इसमें मैं कहता हूँ नो मिलिटेंट डेड और अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ, पार्टी ब्लोड रेडी फायर बूम, और हैदर के साथ उड़ा देते हैं शुरुआत में, तब ताबूर होती हैं। और तो विशाल तिग्मांशु धुलिया ने मेरा काम वहाँ पर देखा और बोला कि भाई इस बंदे को बुलाओ, वो ये चाहिए। फिर उन्होंने मेरे को नरेशन दिया यारा का, तो एक तरीके से मैंने देखा भाई यारा का तो हीरो मैं हूँ, लीड रोल है एक तरीके से देखा जाए तो। फिल्म की शुरुआत से लेके आखिरी तक मैं फिल्म में हूँ, और इनके विलन जो गैंगस्टर होंगे वो होंगे विद्युत जामवाल, विजय वर्मा, अमित साध, ऐसा मुझे लगा उस टाइम पे। मैंने कहा भाई बहुत शानदार रोल है, पुलिस वाले का रोल है। तो मैं सजेस्ट किया, मुझे लगा अपनी कला दिखाने का ये सही मौका है। तो मैं कहा सर इसको क्या हम सरदार बना दें? क्यों सर? उसमें मेरी कला जो एक्टिंग, क्यों मुझे नशा है एक्टिंग का, कला से प्यार है। yes. ऐसा नहीं है कि कोई स्टार बनना है या कोई पॉपुलर होना है या कोई नाम मशहूर होना है, मुझे ईमानदारी से अपना काम करना है बस। और वो मेरी लुक से बहुत अलग था, हट के परे था। भाई यूर गुड लुकिंग गाय यार, व्हाई डू यू वांट टू, ऐसा मुझे लोगों ने बोला। नहीं, मेरे को लुक फुक से नहीं करना, पर्सनालिटी से कोई मतलब नहीं है भैया। ये इंडस्ट्री ऐसी है, आप में टैलेंट, आप में वो लोहा होना चाहिए। तो मैंने अपनी दाढ़ी और केश उगानी शुरू कर दी। अच्छा, मैं चेन स्मोकर था भरत भाई, ये बड़ा दिलचस्प वाकया है, बाकी हमारे दर्शकों को पसंद आएगा ये। मैं चेन स्मोकर था, दिन में 2 या 3 पैकेट फूकना मेरे लिए बड़ी आम बात थी, नॉर्मल। मतलब आप मेरे को कभी बिना सिगरेट के पाओगे नहीं। मैंने सरदार सिगरेट नहीं पीता है, नहीं, तो मैंने सिगरेट वहीं पे छोड़ी वो दिन और आज का दिन। कभी कभार अभी मैं आता था अगेंस्ट इट, मगर वापस मैं स्मोकिंग की तरफ नहीं गया। मैंने हाथ में कड़ा डाला, करीब गुरुद्वारा थी, वहाँ गया, और मैंने 6 मिनट की पगड़ी कैसे बांधते हैं ना, वो खुद बांधनी सीखी मैंने, कैसे बांधते हैं। और उसी दिन रात को विदाउट टिकट, मतलब विदाउट रिजर्वेशन, टिकट तो लिया, जनरल डिब्बे का टिकट लिया था मैंने, तो मैंने गोल्डन टेम्पल मेल पकड़ के मैं अमृतसर पहुंच गया। और अमृतसर पहुंच के मैंने वो होती है विक्रम 6 सीटर शेयर ऑटो, वो पकड़ी, पटवर, उसमें हम गए, उसमें जलियांवाला बाग के लिए गए। तो वहाँ पर मैंने जब गोल्डन टेम्पल को देखा ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार भरत भाई, एक अलग ही एनर्जी थी वहाँ पर। अच्छा, बड़ी प्यारी बात यह है कि जितने भी ग्रंथी थे वहाँ पर, सबको मालूम था, मैंने सबसे दोस्ती करी, सबको मालूम था आई एम मोहम्मद अली शाह। उन्हें मेरे को वेलकम नहीं किया, उन्हें मेरे को एम्ब्रेस किया। वेलकम तो होता है खैर मदम है, उन्हें गले लगाया मेरे को, और मैं सिखिज्म के बारे में सीखने लग गया। वहाँ पर गुरुद्वारा में मैं रहता था, झाड़ू पोछा, झूठे बर्तन उठाना, फायरवुड काटना, सुबह 4 बजे उठ के देग में चाय बनाना सबके लिए, और बहुत सेवा करी मैंने वहाँ पे। और मुझे उस टाइम पे लोगों ने कहा कि भाई ये अमृतसर की बात है, वाहेगुरु की कृपा तुम्हारे सिर पे हमेशा बनी रहेगी, वाहेगुरु जी की कृपा तुम्हारे सिर पे हमेशा बनी रहेगी। तो उस टाइम पे शायद मेरे को मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, ये 2013 की, 2014 की बात है ये। 2018 और 2019 के बीच में
तो 19 में पहली टेडेक्स टॉक मैं कहाँ से दी थी? अमृतसर से दी थी। अमृतसर में भी थी, बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ कि वो ब्लेसिंग्स तब की अब लगी अमृतसर से ही। और मैंने पंजाबी बोलनी सीखी। पता है आप पंजाबी बोलते हैं शायद? हाँ। तो ठेठ पंजाबी है सके पोड़ा भी अकल नहीं रे किताबा नहीं देना कुछ बड़िया नाल गल करन दी अकल होनी चाहिए है गुरुआ मुड़ के नहीं व्यक्त कर दे रहे। तो ठेठ पंजाबी उस टाइप की पंजाबी मैंने सीखी। और दाढ़ी अब आप लोग देखेंगे गूगल इमेजेस में लुक है वो, लोग बोलेंगे यार कमाल का मेकअप है ही नहीं उसमें, कमाल की पर रियल है दाढ़ी केश और पगड़ी के साथ। एंड आई टू लिव माई लाइफ। मैं सुबह उठ के जीता था मैं एज जगजीत सिंह। और मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कंप्लीट करी, पढ़ी मैंने, पूरी पढ़ी, अंग्रेजी इंग्लिश वर्जन, गुरुमुखी नहीं केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। बड़े फकड़ से मैं कहता हूँ उससे मेरे बहुत स्पिरिचुअल चेंजेस भी हुए हैं मेरे अंदर। तो मैंने नसीर साहब को देखा है एक रोल के प्रिपेयर करते हुए। आप सर लॉरेंस ओलिवियर हैं, वो उनको मैं कहता हूँ बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, बल्कि सेकंड बेस्ट एक्टर। पहला एक्टर तो मैं नसीर साहब को मानता हूँ। तो लॉरेंस ओलिवियर ने ओथेलो में एक्टिंग की थी और हैमलेट में एक्टिंग की थी। और लॉरेंस ओलिवियर जो हैं, अब लॉरेंस ओलिवियर जो हैं और ओथेलो जो हैं अलग है। ओथेलो और लॉरेंस ओलिवियर जो हैं वो और हैमलेट वो अलग है बिल्कुल। आप भरत भाई कहोगे नहीं कि ये उसी एक्टर ने वो किरदार प्ले किया है। हमारे देश में कमल हसन साहब हैं, उन्होंने करे ऐसे वर्सटाइल कैरेक्टर्स। ये है दैट्स तो वो डेडिकेशन काम है। सर अभी आपने बता लिविंग लेजेंड नसीर साहब की आपको पर्सनल फेवरेट कौन सी एक्टिंग है, कौन सा किरदार है जो आपका पर्सनल फेवरेट है? मासूम। और मासूम जब आई थी तो मैं खुद बच्चा था, तो मैं आइडेंटिफाई कर पाया था वो कैरेक्टर से। जुगल हंसराज ने जो खेला है बच्चे का कैरेक्टर ना, और बहुत लोगों ने कहा कि भाई इसके पीछे एक बड़ी कहानी है कि वो कैरेक्टर तुमने क्यों नहीं करा, तुम कर लेते ये वो छोटे बच्चों के लिए। ऐसा मेरे पेरेंट्स का मानना है कि भाई, और हमारे बहुत लोगों का मानना है कि लाइट्स वाइट्स में थोड़ा आँखें ख़राब हो जाती हैं, शूटिंग इज नॉट गुड। तो हाँ, मासूम में समथिंग जो बहुत पहले आई थी मगर आज तक याद है। और लकड़ी काठी पे घोड़ा, वो लेजेंडरी कल्ट फिल्म। करेक्ट सर। कभी ओवरवेलमिंग फील किया है विद सो मेनी थिंग्स हैपनिंग टुगेदर? अगर हाँ तो आप कैसे कोप करते हैं इन चीज़ों से? ओवरवेलमिंग तो नहीं हुआ कभी। हाँ, सो मेनी थिंग्स हैपनिंग टुगेदर। देखिए मैं जिंदगी में जो प्लानिंग जो आपका सवाल था प्लानिंग, तो वो था कि बचपन से मैं हुआ कि भाई मैं 12वीं के बाद जाऊंगा NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, एक्टिंग सीखने के लिए, थिएटर सीखने के लिए। मगर उस दौरान बीच में क्या हुआ, अच्छा मेरा आधा खानदान जो एक्टर में से हैं वो NSD से हैं। जैसे कि नसीर साहब हो गए, मेरी चाची रत्ना पाठक शाह वो NSD से हैं, मेरी खुद की कज़न हिबा शाह वो NSD से हैं, पंकज कपूर जो शाहिद कपूर के फादर हैं वो NSD से हैं, सुरेखा सीकरी जो मेरी कज़न हिबा की जो खाला हैं वो NSD से थी, उनका इंतकाल हो गया मरूम। और कई लोग हैं जो NSD से थे। तो मतलब ये था कि भाई अपने करीबी लोगों को देखा हुआ है NSD से, अपने ख़ानदान में देखा हुआ है, तो मुझे भी NSD ही जाना था। अब NSD इसके लिए मैं अपना 12वीं के बाद में बीच में ऐसा हुआ कि एक नया रूल निकला कि आपको NSD जाने के लिए 12वीं के बाद नहीं होगा, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अब यार 3 साल ग्रेजुएशन मैंने, तो भाई एक्टर कन बनना है मेरे को। तो मैंने अपने 12वीं के बाद अपना एग्जाम दे दिया NDA का, नेशनल डिफेंस अकेडमी, आर्मी फॉर द आर्मी में थे। तो मैं कहा ठीक है देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैं फेल हो गया एंट्रेंस टेस्ट में NDA के, तो NDA में मैं दाखिला नहीं हुआ। तो मैं अपनी ग्रेजुएशन करी पूना से, और पुणे में दौरान मैंने कई सारे काम किए, कैंपेन्स करे, मैंने वेटर का काम किया और उससे अपनी थोड़ा पॉकेट मनी आया था अच्छी खासी। और एज अ स्टूडेंट, अब एज अ स्टूडेंट आप 18 साल की उम्र में आप खुद पैसे कमा रहे हो अपने, तो आप खुद के आपको लगता है कि भाई यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील प्राउड कि 18 साल की उम्र से आप कमाने लगे। फिर मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी और मैं मिस्टर पुणे टैलेंट रह चुका था 1999 में। उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स आए और जितना फिर मैं एज अ वेटर कमाता था उतना मेरे को 1 साल में वेटर की जॉब करोगे उतना आपको एक शूट में मिल जाएगा भाई। तो मैं कहा भाई इसमें पैसा तो बहुत है। तो मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी और बहुत रैम्प वॉक स्टिल फोटो बहुत सी मॉडलिंग शुरू कर दी और खूब पैसे भी कमाए मैंने उस टाइम में। और उस साल की उम्र के बच्चे को पैसे कमाना भाई मज़े आ गए। बड़ी बात।
और जितने भी डिस्क से पूना में, चाहे ब्लैक कैडलैक था, 10 डाउनिंग स्ट्रीट था, स्क्रीम आया था बाद में हमारे टाइम पे, जितने भी वहाँ डिस्क में एंट्री फ्री मिलती थी, क्योंकि भाई आप मिस्टर पुणे टैलेंट रह चुके हो, आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए। तो जैसे ही हम जाते थे अंदर, हमने वो दौरान देखा है जब डीजे म्यूजिक बंद किया करता था, बिल्कुल हमारी एंट्री हुई, मोहम्मद अली शाह with us, मिस्टर पुणे टैलेंट, इस टाइम से तो मजा आता था बहुत। और लोग उस टाइम में दोस्ती भी करना चाहते थे कि भाई हमको एंट्री मिल जाएगी इसके साथ डिस्क में, फ्री एंट्री। उस टाइम पे ना कि आपको चार्ज देना पड़ता था, तो उस टाइप से। अच्छा, फिर कॉलेज में मैंने एनसीसी भी शुरू कर दी थी, और एनसीसी में आई वाज अ वेरी गुड कैडेट, मगर आपको बाल छोटे रखने हैं, तो आप मॉडलिंग नहीं कर सकते यहाँ पर, कभी लंबे बाल, कभी छोटे बाल, कभी दाढ़ी, कभी ये। तो मेरे को एनसीसी छोड़नी पड़ी 1 साल के बाद, मजबूरन। तो कॉलेज में बहुत कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ मेरा, और फिर मैं 1 साल आ गया दिल्ली, यहाँ पर जेनपैक्ट कंपनी है। तो हालांकि बहुत सी कंपनी, स्पेक्ट्रा माइंड कंपनी थी, वहाँ पर भी 2001 में मैंने इंटरव्यू दिया था अपना, रिजेक्ट हो गया मैं जामिया मिलिया इस्लामिया मास कम्युनिकेशन के लिए ट्राई किया, एंट्रेंस टेस्ट उसमें भी फेल हो गया मैं। फिर मैंने एनएसडी 2001 में, पंकज त्रिपाठी मशहूर कलाकार, पंकज और मैंने, हम बहुत पुराने अच्छे दोस्त हैं, अभी भी टच में हैं, तो पंकज और मैंने ये साथ में दिया था 2001 में एनएसडी के लिए। तो पंकज का दाखिला हो गया था, मेरा नहीं हुआ था। तो पंकज ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला अरे अली भाई दुखी मत हो, कोई बात नहीं, अब अगले साल आओ, आपको हो जाएगा पक्का, आप अच्छे एक्टर हो, मगर आप हमारे जूनियर हो गए, आप खूब रैगिंग करेंगे आपकी। तो हम हंसे खूब और गले मिले, तो फिर लंच वंच किया फिर, और उसके बाद 2002 में फिर मैंने दोबारा ट्राई किया एनएसडी के, दूसरी मरतबा। उस सेकंड टाइम भी मैं फेल हो गया था एनएसडी के लिए, दाखिला नहीं हुआ मेरा। तो मेरे को पैरा कमांडो है ब्रिगेडियर शशि खन्ना, उन्होंने बोला कि तुम स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करो। तो भाई पर्सनालिटी भी ऐसी है, तुम फिजिकल्स में भी है, तो है जोश है, जुनून है, जज्बा है, कुछ कर दिखाना है, तुम स्पेशल फोर्सेस में आओ, पैरा कमांडो बनो। हालांकि मैं 5 साल सर्विस करो फौज की, उसके बाद फिर तुम बॉम्बे जाओ, तुम देखना 5 साल करने के बाद तुम जैसा कोई होगा ही नहीं, ढूंढने भी जाओ तुमको नहीं मिलने वाला ऐसा कोई बंदा। मरून बेरे चिड़िया बलिदान पैराशूट से जहां से कूद रहे हैं, और आप सीखोगे, आप फौज आपको पेमेंट करेगी, सैलरी तनख्वाह भी देगी, आपको एक रैंक भी देगी, और आप सीखोगे मार्शल आर्ट्स सरकारी खर्चे में, हॉर्स राइडिंग एंड पोलो, डीप वाटर डाइविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हैंग ग्लाइडिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, पैच जंपिंग, सब कुछ। कांटे चम्मच से खाना सिखा देगी, कंप्यूटर सिखा देगी। और एक देश सेवा जो करने की भावना जो होती है, हम सब में होती है। आपने तो हकीकत में वर्दी डाली होगी, तो आप शान से कह सकते हो जिंदगी भर के लिए मैं सरहद पे रहा हूँ भैया, मैंने ये किया है, वो किया है। तो मैं अकेडमी में गया, तो मेरा दाखिला हो गया था ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी CDS के थ्रू। तो मैंने अपना एग्जाम दिया और मैं आई गॉट सिलेक्टेड। और जब हमारी रिजल्ट आनी थी, तब मैं जेनपैक्ट के साथ काम कर रहा था। तो UPSC ऑफिस है शाहजहाँ रोड, इंडिया गेट के पास में। तो मैंने गुड़गांव सेक्टर ये 18A इसको उद्योग बिहार, वहाँ से बस पकड़ी और सीधा दौलतपुर पहुँचा। दौलतपुर से उतरा, पकड़ के भाग पीछे इंडिया गेट बस जा रही थी, वहाँ पे UPSC की तरफ मैं चला गया। तो वहाँ मैं देखा बहुत भीड़ खड़ी हुई है भैया, और नोटिस बोर्ड के वहाँ पे लाइन लगी हुई है, नाम है। तो मैं तो लगता होगा नहीं, उसे फेल हो गया होगा, मैं आदत हो चुकी थी इतने बार फेल होने की। तो मैंने कहा भाई फेल मुश्किल है, फिर भी नहीं है। तो मैं किसी तरह भीड़ को मैं अंदर तक पहुँचा, मैं पर्चे पे नाम पर लिखा हुआ था अपना, तो मैंने नंबर मिलाया, नंबर मेरे को कहीं दिखा नहीं वैसे उसमें कोई, आई वाज सरप्राइज्ड। फिर मैं पलट के जाने वाला था, तो मेरी अरे बाप रे, नंबर दिखा मेरे को उस पर। फिर मैं यकीन नहीं आ रहा था, मैं एक नंबर मैच किया। फिर मैंने अपने बाजू वाले से पूछा, अरे भैया ये जो नंबर लिखे हैं ये किसके हैं, ये लोग पास हुए हैं कि फेल हुए हैं? तो बोलता है कमाल के आदमी हो यार, फेल वाले लोग सिलेक्ट हुए हैं, लोग पास हुए हैं? नहीं, ये लोग फेल हुए हैं। मैंने बोला खुद पे भरोसा था कि हाँ भाई। तो जितने भी लोग थे वहाँ पे सब कर गया। तो मैं हाँ कैसे कह सकते हो, क्योंकि मेरा नाम है ना, मेरा नंबर है इसमें। हाँ तो आप पास हुए ना। मैं कैसे पास होता हूँ भैया, मेरा तो रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री रही है, एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस रहा है फेल होने का। तो आप यहाँ चेक करने क्यों आए? मैं तुक्के मारने आया हूँ, देखो सिलेक्ट हो गया मैं। फिर मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी खुशी फूले नहीं सवाई। मैं दौड़ गया वहाँ से निकल के भीड़ में से,
और जो गेट था ना, गेट तक इतना सफर नहीं था कि गेट तक मैं यूं घूमते जाऊं। वहां पे दीवार थी, दीवार के ऊपर वो तार और वो बोतलों के होते हैं ना, बोतल के शीशे होते हैं, कांच, वो दीवार फांदी मैंने और अपने आप को मैं फौजी महसूस कर रहा था ऑलरेडी कि 2 स्टार हो गए, लेफ्टिनेंट साहब बन गए भैया, दुनिया जहां कब्जे में कर लिया हमने। तो वहाँ पे गार्ड बोला मारा, ये कौन कूद रहा है? मैं यूपीएससी ऑफिसर धड़ाम के भागा। अच्छा, उस जमाने में पीले रंग के एसटीडी आईएसडी पीसीओ जेरोक्स CCO ठीक है वो केबल होते थे। तो मैं ढूंढने लग गया भाई कहाँ पे, अरे दूर दिखा कहीं एक पीला बिल्डिंग है, कोई पीला बक्सा है। तो वहाँ गया मैं, एसटीडी वहाँ पे मैं फ़ोन लगाया। मेरे फादर का तबादला, तब वो ब्रिगेडियर साहब थे, उनका तबादला मणिपुर में था। तो वहाँ पे वैसे भी लाइन उस टाइम पे अच्छी मिलती नहीं थी। तो मैं फ़ोन लगाया घर पे, आर्मी एक्सचेंज के थ्रू उन्होंने कनेक्ट किया। तो मेरी मदर ने उठाया, तो मैं उनको क्या बोला, मैं लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली शाह बोल रहा हूँ। मैं कहा हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, ओटी मतलब अब एसएसबी के लिए जाना है। अब एसएसबी के लिए 4 दिन का सिलेक्शन बोर्ड होता है। उस जमाने में इलाहाबाद में था एक, भोपाल में था और बैंगलोर में था, अभी और खुल गए हैं ये 3 जगहों पे। और इलाहाबाद कहते हैं रिजेक्शन बोर्ड, ऐसा हमको बताया जाता है। अब पता नहीं कितनी कहानी कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, मगर हमको ये बताया गया था, वो ये था हमका मनोबल ऊंचा करने के लिए, अगर आपका यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है आप फिक्र मत करिए, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम का भी सिलेक्शन यहाँ से नहीं हुआ था। अच्छा। अमिताभ बच्चन का भी सिलेक्शन यहाँ से नहीं हुआ था। शाहरुख खान का भी सिलेक्शन यहाँ से नहीं हुआ। अब कहाँ तक वो कहानी सही है कहाँ तक गलत है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, मुझे मालूम नहीं, पर हमको ये बतलाया गया था और ये बताया जाता है अनुमान तौर पर एसएसबी। तो एनीवे फर्स्ट डे बहुत लोग स्क्रीन आउट हुए, मैं बच गया। सेकेंड डे जैसे म्यूजिकल चेयर होती है ना वैसे, अब बच गए। 4 डे तक बच गया मैं। फिर मेडिकल हुआ, अब सारे टेस्ट पास हो गए, साइकोलॉजिकल सब कुछ, इंटरव्यू। अब मेडिकल में आप मेरे उस पर एक ठप्पा लगा दिया, रिजेक्ट। किस बात? 4थे दिन मेरे को मैं एक बॉक्सर रह चुका हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अली है। तो मैंने बॉक्सिंग में बहुत लोगों की नाक के तोड़ी है, मगर कर्मा होता है ना, आपकी भी नाक टूटती है, तो मेरी नाक टूटी हुई थी। अच्छा। एक डीएनएस डीवीएटेड नेजल सेप्टम। ओके। तो मगर वो, अच्छा मैं बहुत निराश हो गया। मैंने कहा यार अब रिजेक्शन मिला है मेरे को। तो वो जो कमांडेंट साहब थे, कितना टाइम होता है कमांडेंट साहब अपने दफ्तर से निकल कर आएंगे, अपनी गाड़ी में बैठेंगे, लंच पे जब जाएंगे वो, मैं 10 सेकंड 15 सेकंड, मैंने कहा इतना ही काम टाइम काफ़ी होता है गो गेटर के लिए, इतनी जुनून तो है मेरे अंदर। तो मैं ताक लगा के बैठा रहा। जब कमांडेंट साहब निकलेंगे दफ्तर से, जैसे वो निकले ना, मैं चला गया तेज उनके पास, फाइल लेके अपने। मैं कहा जैन साहब, वो देख रहे हैं, क्लीन शेवन, उल्टा शेवन आ गए, बाल छोटे छोटे थे बिल्कुल, पर्सनैलिटी ऑलरेडी फौजी की थी क्योंकि जज्बा था। तो उन्हें बोला सर मेरे को फौज में ही आना है, मेरे को 5 साल तो मुझे करने हैं। मेरे को इंटरव्यू में पूछा गया, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपने फौज क्यों छोड़ दी, इतने आप जुनून थे। मैं ज्वाइन ही करी थी शॉर्ट सर्विस कमीशन, 5 साल के लिए होती है वो महज, और हाँ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर मैं फोकस था कि भाई 5 साल ही करने आऊँगा मैं, चाहे कुछ हो जाए। तो मैंने कमांडेंट साहब को बोला सर मेरे को, मेरी फाइल देखी, वहीं पे गाड़ी के आगे बोनेट पर देखो यार तुम्हारा जो रिजेक्शन है ना वो टेम्पररी रिजेक्शन है, परमानेंट रिजेक्शन नहीं है। एक होता है टीआर, होता है एक होता है पीआर इज परमानेंट रिजेक्शन, मतलब आप फौज में आ ही नहीं सकते हैं। लाइक हार्ट ममर हो गया या कलर ब्लाइंड हो गए तो आपको फौज में सिलेक्शन नहीं होता आपका। अब डीएनएस इज अ टेम्पररी रिजेक्शन, तो देखा आपको दोबारा एक ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन के बाद रीअपील करना पड़ेगा मेडिकल बोर्ड में, और अगर इस बार आप फिट हुए तो आपका सिलेक्शन होएगा। तो मैंने भैया बहुत पेनफुल ऑपरेशन होता है, इतनी सारी गॉल्स, इतनी सारी नाक के अंदर डाली, ऑपरेशन हुआ, जनरल एनेस्थीसिया में बेहोश कर दिया गया मेरे को, और मैं ऑपरेशन हुआ मेरा सिकंदराबाद में। फिर उसके बाद बहुत टाइम लगा हील होने में, बहुत दर्दनाक ऑपरेशन था वो। फिर मैं रीअपील करने के लिए पूना गया मेडिकल बोर्ड में, और फिर वहाँ से सिलेक्शन हुआ मेरा। फिर मैं ओटी आया, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, वहाँ पे मार्चिंग में पहले अटेम्प्ट में सारे मेरे सारे टेस्ट सुपर एक्सीलेंट में पास थे। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड अटेम्प्ट फेल, थर्ड अटेम्प्ट फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे कैडेट घर गए, मेरे को अनुमति इजाज़त परमिशन नहीं मिली घर जाने की, मैं अकेडमी में ही रुका रहा। और मेरे को एक्स्ट्रा ड्रिल्स, पनिशमेंट सब कुछ मिले, मैं वहाँ पे कोशिश करी कंप्लीट करने की। चौथे अटेम्प्ट में जब अकेडमी खुली, अच्छा मैं अपॉइंटमेंट था, अपॉइंटमेंट इज लाइक अ मॉनिटर स्कूल, आई वाज अ लैंस कॉर्पोरल फर्स्ट टर्म में, मेरे को एक फीती थी मेरे इस पर,
तो उससे इतनी हटा दी गई क्योंकि मैं DST ड्रिल स्क्वायर टेस्ट में फेल होता गया हूँ। चौथे अटेम्प्ट में फिर अपॉइंटमेंट था नहीं, मैं फेल, 5th अटेम्प्ट में फेल, 6th अटेम्प्ट में भी फेल, फिर एक धक्का अटेम्प्ट होता है मर्सी अटेम्प्ट, किसको पास करवा देते हैं, उसमें भी फेल। तो मेरा मार्चअप हो गया कमांडेंट साहब के पास में। मेजर जनरल अवस्थी साहब थे, राजपूत रेजिमेंट के, बड़ी बड़ी मूछें थी और उनको देख के हम कांपते थे, बिल्कुल लिटरली कांपते थे, लिटरली। उनके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ सावधान में, और ड्रिल के बूट्स के अंदर नीचे नाल होते हैं, 13 नाल होती है। वो खड़े होके बिल्कुल तुरा हैकल ऑर्डर लगा के वो कहते हैं कि भाई मेरा तुम्हारा डोसिया वो कहते हैं रिपोर्ट कार्ड, एक तरीके से फौज की भाषा में, फ्रेंच वर्ड है, तुम्हारा डोसिया मेरे पास में है, तुम फिजिक्स में सुपर एक्सलेंट कर रहे हो, हर चीज़ में बड़ा अच्छा कर रहे हो, मगर DST ड्रिल स्क्वायर टेस्ट में तुम बार बार रिपीटेडली और कंसिस्टेंट फेल हो रहे हो, क्यों? मुझे वजह जाननी है, प्रॉब्लम क्या है? तो मैं बोला सर, जब मैं ट्रेनिंग करने आ रहा था ना अकेडमी में, मेरे फादर ने, वो भी आर्मी में है, उन्होंने एक अहम एडवाइस दी थी, सलाह दी थी मेरे को। उन्होंने कहा था बेटा तुम कड़ी मेहनत करना अकेडमी में, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखना और बरकरार रखना, मगर सबसे अहम और ज़रूरी बात उन्होंने कही थी मेरे को, अपनी परफॉर्मेंस को तुम हमेशा कंसिस्टेंट रखना। बस मैंने उनकी बात मानी सर, देखो इतना अच्छा बच्चा हूँ मैं, मेरी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है। तो खूब हंसे, कहते यार फील्ड मार्शल सैम मैरिकशो का भी रिव्यू बड़ा अच्छा था, इस बंदे को पास कराओ, धक्के मारो, पुशअप मारो। भैया अब मेरे को पुशअप्स मारे रात भर, मैं फ्रंट रोलिंग, बैक रोलिंग, क्रीम रोलिंग हुई मेरी। 6 सितंबर 2003 को हमारी पासिंग आउट परेड हुई थी। हमारा ख़ानदान जो या तो फौजी ख़ानदान है या तो जो फौजी थे हमारे ख़ानदान के, वो सब आए थे। मेरे फादर सर्विंग आर्मी में, तब मेजर जनरल साहब थे। मेरे ब्रदर लॉ सर्विंग, तब अभी भी सर्विंग है, अभी बहुत सीनियर हो गए वो नेवी में, तब वो इतने सीनियर नहीं थे, तो वो भी नेवी में अपने वर्दी में आए थे। मेरे एक चाचा आर्मर्ड कोर में थे, रिटायर हो गए। एक अंकल इंजीनियर रेजिमेंट में थे, मेरा कज़न एयरफोर्स में है। तो कई लोग हमारे ख़ानदान के जो वर्दी वाले हैं सब आए थे, फोर्स वाले। और मैं सबको झूठ बोला कि मैं फिरोजा कंपनी, जो मेरी कंपनी थी, उसके मध्य लाइन में होऊंगा, ताकि मध्य लाइन नजर नहीं आती ना। मेरे को इजाज़त नहीं मिली थी कि आपके पासिंग आउट परेड अंतिम पग से आप गुजरते हो, और अब आप ऑफिसर बन गए, अब आपको प्रेसिडेंट ऑफ कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमीशन आपको अवार्ड कर दी गई है। और मैं अलाउड नहीं था, तो मेरी मदर मेरे से स्मार्ट है, वो बाइनोकुलर लेकर आई थी, ये कहाँ पर है मेरा बेटा, मैं देखूंगी। और मैं तो कहीं था ही नहीं परेड में। तो बाद में वो सच बोलना पड़ा कि भाई मैं परेड में शरीक नहीं हुआ था। और इसका जख्म 1987 का है एक्चुअली। 1987 में मैं छोटा बच्चा था, मेरे नाना का इंतकाल हो गया था बस 26 जनवरी से कुछ 2-4 दिन पहले, और मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हो गया था अपने स्कूल से। वो बच्चों की झांके जाती ना उसमें, वो जा नहीं पाई क्योंकि हम गए थे अपने नेटिव प्लेस। और जो मेरी चाचा जो आर्मर्ड कोर के हैं, कर्नल मीर अहमद शाह, तब मेजर से, उन्होंने आर्मर्ड कोर कंटेंजेंट कमांड किया था, राष्ट्रपति को सलामी दी थी, तब कर्तव्य पद राजपथ खिलाया था राजपथ में। तो वो, और हम दूरदर्शन पे हमने देखा था, तो वो हमारे अंदर वो भावना तो थी। और वही टेस्ट ऐसा था जहाँ पे मैं बार बार फेल होता है। मगर आप यकीन मानेंगे भरत भाई, 26 जनवरी 2008, जब मैं, जिस साल मैं फौज से अपनी सेवानियुक्त हो रहा था, वर्दी टांग रहा था मैंने परेड असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता कमांड किया था, और शेर की तरह दौड़ा था मैं, राष्ट्रपति के आगे सलामी दी उनको। भाई कितने लोग होंगे उनको सौभाग्य होगा कि राष्ट्रपति की आंखों में आंखें माल डाल के आप उनको सलामी दें। मैंने किया है वो। और यही बात नहीं, फौज में हमें एक चीज सिखाई जाती है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन। कि इंटीग्रिटी क्या होती है कि आप अपने प्रति ईमानदार हैं जब आपको कोई देख नहीं रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोनों, मैं ना इतना जोश था कि जब मैं जुनून से मैं प्रैक्टिस करता था, जोर शोर, सुबह 3 बजे, रात के 3 बजे, 4 बजे, वर्ड ऑफ कमांड के अव्वल दर्जे की हमारे परेड हो। जब मैं लेग मारा कर रहा था स्टैंपिंग के लिए ड्रिल ग्राउंड में, आपने वाघा बॉर्डर की परेड देखी होगी यूट्यूब पे या कहीं, वो हमारे बहुत इतना तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्रामेटिक हो गया। मगर मैं जब पाँव मारा करता था ड्रिल ग्राउंड में, कोई ज़्यादा जोर से मारा था मैं, उससे क्या हो गया, मेरे पाँव की हड्डियाँ जो है ना, रीढ़ पाँव की शिन बोन, वो सूखने लगी और वो क्रैक होने लगी, और मेरे दोनों पाँव में, एक पाँव में नहीं, दोनों पाँव में फ्रैक्चर आ गया। एक दिन मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो इतना तेज शूटिंग पेन,
बिल्कुल दिमाग तक आ रहा है, वो आया, मैं गिर पड़ा। एक स्ट्रेचर मंगाया गया मेरे लिए, तो मैं मिलिट्री हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने मेरा एक्सरे लिया, बोला भैया कमाल हो गया, बहुत खतरनाक वाले फ्रैक्चर है इसको, आम फ्रैक्चर नहीं है, मल्टीपल फ्रैक्चर है दोनों, और एक पाँव नहीं, दोनों पाँव में। तुम खड़े कैसे हो रहे थे भाई, और तुम परेड कैसे कर रहे थे? ये ह्यूमनली नामुमकिन है, मेडिकली नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है। तुमने कैसे किया ये? मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ तुमको वापस, मेरी तबादला नागालैंड में था, असम राइफल्स के साथ, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मणिपुर के करीब में। तो मैं वहाँ भेज रहा हूँ, वापस यूनिट जाओ, रेस्ट करो, सिक लीव पे डाल दूंगा तुमको, कोई बात नहीं। मैं नहीं सर प्लीज मत करना सर, प्लीज सर, परेड तो मैं करूंगा, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है ऐसी जो मेरे को रोक पाएगी परेड करने के लिए। नहीं यार, पागल मत बनो, दीवाना मत बनो, तुम्हें पाँव कटने पड़ेंगे बाद में, मेटल रॉड बनेगा, ये होगा। सर मेरी टांगे काट देना आप 26 जनवरी के बाद, कोई मुझे परवाह नहीं है, मुझे वाकई परवाह नहीं थी, मेरी टांगे कट जाए, मैं परेड तो मैं करूंगा। उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा यार मैं तो मिलिट्री डॉक्टर हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने मगर एक हेल्प जरूर करी मेरी, उन्होंने सलाह दी मेरे को, तुम मिलिट्री डॉक्टर के पास मत जाओ, सिविल डॉक्टर के पास जाओ, खर्चा लगेगा कोई बात नहीं, वो सिविल डॉक्टर की हमारे पास पावर है आपको वापस भेजने की, उसके पास पावर नहीं होगी, वो आपको सलाह कर सकता है, आपको सलाह माननी है कि नहीं, क्योंकि मेडिकली तो आप परेड नहीं कर पाओगे, आप हालत में नहीं हो। सर परेड तो मैं करूँगा। अब सिविल डॉक्टर ने भी यही बोला, अरे यार तुम्हें तो बड़े गंदे फ्रैक्चर हैं, अब? मैंने कहा अब क्या सर, आप ठीक करो ना। तो कहते यार मैं डॉक्टर हूँ, कोई कार का मैकेनिक नहीं हूँ, ये ठीक करूँगा इसको, तो तुम्हारा ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा। मैं सर परेड तो मुझे करनी है सर। आप यकीन नहीं मानेंगे भरत भाई, गलत बात है, कोई ना करे, डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ पहले, मैंने खुद पेन किलर्स मारे अपने आप को, दवाइयाँ ली, ज़हनी ताकत, पूरी ताकत यहाँ पर है, यहाँ पर ताकत नहीं है भैया, ताकत यहाँ पर है। मैंने कंट्रोल किया दर्द, नो पेन नो गेन। मैंने अब 23 जनवरी का टाइम आ गया, फुल ड्रेस रिहर्सल होती है, जहाँ पर एक डमी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति नहीं आते, वे आते हैं उनकी जगह पे, मगर हूबहू बाकी परेड वही होती है। हम इमेजिन करते हैं कि राष्ट्रपति आए हैं। उस टाइम पे मैं जा रहा था, और जैसे ही मैं सैल्यूटिंग डाइस पे आया, दर्द फिर से शुरू हो गया, बहुत गंदा वाला दर्द था, मतलब आम दर्द नहीं, गंदा वाला दर्द। अरे आज की तारीख में बच्चे को फ्रैक्चर हो जाए उंगली पे, भाई एग्जाम नहीं देगा वो बच्चा, होता है ना। मैं कहा सर मैं परेड तो करूँगा, और दर्द शुरू हो गया। तो और आपकी वर्ड ऑफ कमांड इतनी होनी चाहिए कि आपके पीछे मिलिट्री बैंड खेल रहा है, बिल्कुल, और आपका मिलिट्री बैंड इतना तेज होना चाहिए कि अगर आपने तेज नहीं चलाया तो आपके जवान आपकी वर्ड ऑफ कमांड नहीं सुन पाएंगे और उनके कदम टूट जाएंगे। अगर कदम टूट गए तो बाहर से विदेश से गेस्ट आते हैं अनुमान तौर पे, बहुत बेइज्जती हो जाएगी फिर। तो मैंने कहा परेड मैं करूँगा, कदम टूट गए, फिर मेरे को हटा दिया उस पोस्ट से कि तुम अनफिट हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम बेइज्जती कराओगे। भैया मैं इतने ऐसे कि आप सोचो, एक प्यासा आदमी होता है ना जो तड़प रहा होता है पानी के लिए, रेगिस्तान के अंदर उसको पानी दिखता है दूर, हरियाली दिखती है दूर, मिराज वो इसे दिखता है, वो रेंगता हुआ वहाँ पे जाता है, केवल वहाँ तक पहुँचता है देखने के लिए कि भाई यहाँ पे कभी पानी था ही नहीं, तस्वुर में कल्पना करा था बस वो। मेरे को ऐसा महसूस हुआ, मैं बहुत बड़ा धोखा हो गया, इतनी दर्द झेल तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसकी चोटें 87 से लेके हैं, अकेडमी के हैं, अभी भी हैं। ये परेड तो मैं करूँगा, फिर ऐसा मौका बार बार नहीं आता, मेरे को ये परेड करनी है, फिर मैं मर जाऊँ, मुझे परवाह नहीं है इसकी, इतना जुनून था। फिर जब डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स का आदेश आता है रात को 11:15 बजे कि परेड मेजर मोहम्मद अली शाह ही करेंगे, तो इतना भरोसा था मेरे अंदर, मेरी आंखों में, मेरे आवाज़ में जो बुलंदी थी, मैं करूँगा। और मैंने 26 जनवरी को वो परेड कमांड करी, राष्ट्रपति को सलामी देते हुए धाड़ा। ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं था, दर्द बहुत है। 30 सेकंड का वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख लेगा, वो मोहम्मद अली शाह परेड करके आप लगा लिए, उसमें आपको दिख जाएगा। और आप कह नहीं पाएंगे भरत भाई कि इसको फ्रैक्चर थे, किस दर्द में से झेल रहा था बंदा। अच्छा अब क्या हुआ, दिलचस्प बात यह है कि आप राजपथ से गुजरे, तब कर्तव्य पथ राजपथ था, आपको इंडिया गेट पे लेफ्ट मुड़ना है और 14 किलोमीटर की ऊंची मार्च होती है लाल किले तक। आपको कोई कैमरा नहीं दिख रहा है, कोई मीडिया नहीं है, कोई गेस्ट नहीं है, कोई ऑडियंस नहीं है, कोई स्पेक्टेटर्स नहीं है। तो अगर आप चाहें तो आप एम्बुलेंस में बैठ के आ सकते हैं रिलैक्स करके, आप चाहें तो आप जिप्सी में बैठ के आ सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप टहल के आ सकते हैं, कोई देख रहा है आपको।
नहीं कोई नहीं देख रहा है, लेकिन खुद देख रहे हैं सर। एक तो खुद देख रहे हैं और मेरे जवान तो मेरे को देख रहे हैं भैया। वो क्या बोलेंगे यार, साहब में दम नहीं था भाई, साहब हार मान गए। और अगर साहब हार मान जाएंगे तो जवान भी हार मान जाएंगे ना। मैंने दर्द झेलते हुए 14 किलोमीटर की मार्च अब तक याद है मेरे को, मैंने करी इंडिया गेट से लेके लाल किले तक। उस दिन मेरी मंगनी हुई थी, बाद में वो तय थी। हाँ, ये तय था कि भाई परेड के बाद शाम को मंगनी होगी। मंगनी तो उस दिन नहीं हो पाई क्योंकि मैं उस हालत में था नहीं। मंगनी बाद में हुई, मगर हुई। और तो ये मेरे ज़िंदगी का एक ऐसा मोमेंट है जो ज़िंदगी भर रहेगा मैं। और इसके पीछे जो खुसूसियत है वो मैं ही समझ पाऊंगा। और या अब आप या हमारे दर्शक हैं, हमारे दर्शक जी। सर, आप हर बार इतने डाइवर्स ऑडियंस से कनेक्ट कैसे कर लेते हैं? क्या आपका कोई सीक्रेट वे ऑफ या स्ट्रेटेजी है? नहीं, यह बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं अपने आप को एम्पैथाइज करता हूँ, मैं पुटिंग माई सेल्फ इन दैट शूज़ कि अगर मैं किसी को सुनना चाहूँ और अगर कोई हाई फंडा अपना अंग्रेजी झाड़ रहा है या अपना कोई टेक्नोलॉजी झाड़ रहा है या कोई टेक्निकल लैंग्वेज या कोई जार्गन झाड़ रहा है, क्या मेरे को सुनने में मज़ा आएगा? क्या मेरे को पसंद आएगा? नहीं। मेरे को पसंद वही आएगा सुनने में जिससे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि मैं बोलूँगा नहीं तो मैं हूँ, इसको तो मैं जानता हूँ, ये कहानी तो मैं जानता हूँ, ये कहानी तो मैं पहले कभी सुन चुका हूँ, तो मेरी कहानी है। अरे तो मेरी कहानी बता रहा है। तो जब मुझे बहुत लोगों ने बोला सर जब आपकी कहानी हम सुनते हैं हमें लगता है कि ये तो मेरी कहानी है, तो मैं इसलिए सुनता हूँ आपको, मैं इसलिए। और मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं आज जहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ पर मैं टॉक देने आता हूँ रंगमंच पे, वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं जो दर्शक सुन रहे हैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट या अक्लमंद या होशियार या टैलेंटेड हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बस इसलिए हूँ, और मैं मोटिवेशनल स्पीकर आज की तारीख में इसलिए हूँ क्योंकि मैंने उनसे शायद ज़्यादा गलतियाँ करी हूँ, उनसे ज़्यादा मैंने ज़िल्लतें, रिजेक्शन, स्ट्रगल्स, ह्यूमिलेशंस, फेलियर्स देखे हों। बिल्कुल सही। और क्योंकि वो गलतियाँ मैं कर चुका हूँ ना, तो मैं बताता हूँ कि भैया ये गलती मैंने की हुई है, आप मत करना। कहते हैं वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, मैं कहता हूँ ओनली फूल्स लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, वाइज मैन लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। सही। तो जो अक्लमंद दर्शक होंगे वो देखें भाई मेजर मोहम्मद अली शाह को, बल्कि मेरे को अब सौभाग्य हो गया डॉक्टर भी लगाने का, तो मैं कहता हूँ मेजर डॉक्टर मोहम्मद। अब बोलते हैं यार ये डॉक्टर भी है, मैं कहता आई गॉट एन ऑनरी डॉक्टरेट मिली थी मेरे को, एक यूनिवर्सिटी ने इतनी इज्जत बख्शी, नवादा। मेरे को किसी ने कुछ देखा होगा, कुछ काबिल समझा होगा। मैं तो अपने आप को किसी कुछ काबिल मानता ही नहीं सच में, और मैं मॉडर्स की बात नहीं है, हकीकत में मानता हूँ, क्योंकि मेरे को तो आदत बनी हुई है भैया फेल होने की। अब आप देखिए वही फेलिंग स्टोरीज आज का मेरी सक्सेस स्टोरी बन गई भैया। बिल्कुल सही। आप एक और बात बहुत कम लोगों को पता है, ये मेरे को बता रहा है, आप मेरे को अंग्रेजी में 100 में से 1 नंबर आया था भैया। अंग्रेजी में 100 में से भैया, नो वो बोलते भैया तुम तो भैया, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा मार्कशीट है, अभी आपको दिखा दूंगा। आपको आप किसी को यकीन नहीं आता तो देख लो, आप पुणे यूनिवर्सिटी में फर्ग्यूसन कॉलेज द ईयर 1999 में चेक करा लो आप रिकॉर्ड्स। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, देखोगे यार 100 में से 1 नंबर, कमाल हो गया। फेल सुना है, 1 नंबर, वो भी फेल बड़े स्टाइल में। अपना नाम इंग्लिश में उसका 1 नंबर आ गया। करेक्ट। बढ़िया सर। सर, डिफेंस एक्सपर्ट, एजुकेटर, स्पीकर या एक्टर, इनमें से सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा आपके लिए? देखिए, विलियम शेक्सपियर की एक कविता है, यस सर। all the world the stage and all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man's life plays many parts. Yes. At first the infant mewling and puking in the nurse's arms, and then the whining schoolboy with a satchel and shining morning face, creepy like snail, unwilling to school. तो मतलब पूरा इसने साज ये बोला है कि जिंदगी ही एक रंगमंच है। बिल्कुल। हम अपना अपना किरदार निभाने हम आते हैं रंगमंच पे। कोई डॉक्टर का किरदार निभाता है, कोई टीचर का, कोई फौजी का, कोई पुलिस वाले का, कोई अलग अलग भूमिका निभाते हैं। तो आप अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं। और जो मैंने भूमिकाएं, मैं कहा था मेरे को बचपन से शौक था एक्टर बनने का, हाँ जी। फिल्म स्टार बनने का शौक नहीं था मेरे को। तो मैंने रंगमंच पे स्टेज बहुत किए, मैंने जितने मैंने थिएटर किया है। मैंने एक ज़माना था, बल्कि 2009 की बात है, दिल्ली में ऑलमोस्ट मोटे मोटे तौर पे जितने भी लीडिंग थिएटर ग्रुप्स थे उस टाइम पे, सबके साथ मैं काम कर चुका था। सबसे अच्छा तजुर्बा रहा मेरा पेरोस ट्रूपे के साथ, डॉक्टर सईद आलम, टॉम वॉल्टर साहब के साथ।
और मेरी एक स्टिंट हुई है विद लूशन दुबे, नीलर दुबे की जो बहन है, उनका प्रोडक्शन मैनेजर था मैं कुछ टाइम के लिए। फिर अस्मिता, ये अरविंद गौर का थिएटर ग्रुप है जो काले कुर्ते में स्टेज शो और रोड प्लेस करते हैं, स्ट्रीट प्लेस करते हैं, उनका एक स्ट्रीट ब्रश हुआ है। मैं एन.के. शर्मा साहब के साथ थोड़ा बहुत सीखा उनसे एक्ट 1 में, हल्का बहुत कम, वेरी ब्रीफ। तो यात्रिक के साथ मैंने रीडिंग्स करी हैं। यात्रिक बहुत पुराना थिएटर ग्रुप है दिल्ली का, जॉन माइकल्स, अभिजीत, बहुत पुराना थिएटर ग्रुप है ये, बल्कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट। तो ऑलमोस्ट हर एक थिएटर ग्रुप के साथ मैंने सोलो परफॉर्मेंस भी करी, मैं जुड़ा रहा। तो थिएटर मैंने बहुत किया और मैंने थिएटर पे एक्टिंग करी है। अब थिएटर का मीडियम और फिल्म का मीडियम आप कंपेयर नहीं कर सकते। फिल्म का मीडियम दुनिया भर में रील्स में जाएगा, थिएटर का आप 100, 200, 300, 400 लोगों ऑडियंस, आप उसी टाइम पे उसी वक्त पे वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। तो मेरे थिएटर बैकग्राउंड भी मेरे को टेडेक्स पे या मोटिवेशनल स्पीकिंग में काम आती है। मेरा जो कैमरा का एक्सपीरियंस है, जो मैंने फिल्में करी हैं, जैसे कि हैदर हो गई, एजेंट विनोद हो गई, बजरंगी भाईजान हो गई, द टैचकिन फाइल्स हो गई, यारा हो गई, अवरोध हो गई, जो भी वेब सीरीज करी है मैंने, तो वो स्टूडियो में एज अ डिफेंस एनालिस्ट, जब मैं डिफेंस के मुद्दों पे बात करता हूँ, मैं पढ़ने का मेरे को बड़ा शौक है, मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत। जब मैं सफ़र करता हूँ तो मैं किताबें लेके सफ़र करता हूँ भैया। लोग कहते हैं सामान कम हो या मंजूर है, किताबें कम नहीं होगी भैया। और मैं एक 6 पैकेट होते, पॉकेट्स की पैंट है अनुमान तौर पे, मेरी कार्गोज है ज़्यादातर, तो ये इस जेब में भी किताब, इस जेब में भी किताब, बैग में भी किताब। एक बार मैं ओवरऑल वेट हो गया था जहाज़ में, तो उन्होंने कहा सर आप ये किताबें निकाल दी। मैं किताबें नहीं, आप ऑफलोड कर दो, मैं पेमेंट भी करूँगा, कोई बात नहीं, मगर किताबें तो साथ जाएंगी भैया, क्योंकि किताबों से ये वो धन मिलता है, ये विद्या वो धन है, कोई इसको आपसे चुरा नहीं सकता। बिल्कुल सही, जितना बांटोगे उतना और बढ़ेगी। तो जब मैं डिफेंस एनालिसिस देता हूँ तो मैं पढ़ के आता हूँ, तैयारी करके आता हूँ, रिसर्च करके आता हूँ कि एंकर आपसे एक सवाल करे, आप 25 राउंड ऑफ गन फायर के साथ तैयार हो, आप इस एंगल से भी फायर कर दो, उस एंगल से भी, यहाँ से लेट के भी, खड़े होके भी, बैठ के भी, तो आप सारे उत्तर उसको मिल जाए। राइट सर, इतने बिजी लाइफ में आप अपने लिए टाइम कैसे निकालते हैं? आपका एक टिपिकल डे कैसा होता है? देखिए, इतनी मैं जब अगर बाई चांस गाड़ी में जाता हूँ तो फिर मैं गाड़ी में भी अपना डेटा ऑन करके उसमें भी कहीं ना कहीं सेशन दे रहा होता हूँ, टॉक दे रहा होता हूँ ऑनलाइन। ये बहुत फ़ायदा हो गया है इस पैंडेमिक में। मैं, आप यकीन नहीं मारेंगे, 2 दिन पहले मैं अलीगढ़ से आया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और जो शताब्दी थी उसके अंदर भी मैं लाइव कर रहा था। नेटवर्क बड़ा ख़राब था, लेकिन फिर भी जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा, फ़ोन चले रहे थे, और ट्रेन के डिब्बे में सबको मालूम था कि आवाज़ आ रही है। उल्टा लोग बोले डिस्टर्ब मत करो यार, लोगों ने कोऑपरेट किया मेरे साथ, बोले मेरे साथ लाइव कर रहे हैं उल्टा दे वर कोऑपरेटिंग विद मी। वो मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इस पे लगाई थी, लिंक्डइन पे फोटो की, भाई शताब्दी एक्सप्रेस में कोई लाइव कर रहा है, सुनना है कभी? तो मैं, बिकॉज आई एंजॉय व्हाट आई डू, मैं कभी उसको काम के तौर पे नहीं लिया। तो मैं जिंदगी में कभी मेहनत करी ही नहीं, क्योंकि कहते हैं अपनी अगर हॉबी को आप अपना प्रोफेशन बना दो, उससे बेहतर क्या बात सबसे। और आप अगर जो करते हो उसको आप चाहत से करो, पूरी शिद्दत से करो, और आप उसको एंजॉय करोगे, तो बल्कि मैं बताऊं आपको, अभी मैं कुछ 2 दिन पहले पार्टी में गया था, मेरे को बहुत लोगों ने प्रेशराइज करके, अरे यार तुम कुछ दिन अपना वक्त निकालो, पार्टी में जाओ। भैया मैं बोर होके आया हूँ पार्टी में मेरे को लगता है कि यार पार्टी में, यार जब मैं किताबें, अच्छा मैं जब लाइव नहीं होता हूँ तो मैं तैयारी कर रहा होता हूँ, तब एक विजुअलाइजेशन होती है, एक इमेज होती है कि मैं अब ये ज्ञान लिया है, जब मैं ज्ञान बांटूंगा तो ये पढ़ के रिसर्च से ये इसके निचोड़, ऐसा जो कुछ चंद 1 घंटों की किताब होती है उसका निचोड़ मैं कुछ 1 मिनटों में कैसे बता देता हूँ मैं टीवी पे। ये वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं लगाता हूँ उसकी वीडियोस, तो मेरे नाम से है यूट्यूब चैनल। तो अगर जो कोई मेरा नाम से सुने, तो वो जो घंटों की रिसर्च होती है, वो घंटों की मैं मिनटों में सरल तरीके से समझा दूँ कि एक बच्चे को भी समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको भी दिलचस्पी हो। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे को ये मिला है जब छोटे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर हमें जियो पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स बोलेंगे, पहली बात तो हमें पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं थी है, भैया ये पॉलिटिक्स नहीं है, जियो पॉलिटिक्स है, वर्ल्डली अफेयर है, करंट अफेयर्स है, इसके बारे में नहीं सर। आपको सुनने के बाद हमें रुचि आई और हम सुनने लगे, हमको मालूम है, और इसकी वजह से हम अपना यूपीएससी भी पास कर गए। बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है।
सर एक सेगमेंट है हमारा आस्क द एक्सपर्ट। इसमें पूजा तिवारी जी का एक क्वेश्चन है, जो नए कंटेंट क्रिएटर्स और पब्लिक स्पीकर्स बनना चाहते हैं उनके लिए आपकी टॉप 3 एडवाइस क्या होगी? पहली बात तो आप पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप खूब पढ़िए, जितना आप पढ़ोगे उतना कम है। यस। पढ़ते रहो, उससे क्या होगा ना, आपका दिमाग तेज भी होएगा, आपको कंटेंट मिलेगा क्या बोलना है, आपको नॉलेज मिलेगी, आपकी इमेजिनेशन तेज होएगी और आपका ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होएगी आप जिस भाषा में बोलोगे। दूसरी बात है, मैं बोलूँगा कि आप सुनो, ऑब्जर्व करो, जितना आप सुनोगे खामोशी से ऑब्जर्व करोगे, आपको अपने आप को विजुलाइज करोगे, भाई आज ये बोल रहे हैं, कल को मैं भी ऐसे बोलूँगा, और आप कनेक्ट करिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ा अच्छा बोलते हैं, अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोल देंगे, फटाट अंग्रेज़ी बोल देंगे। तो वही अंग्रेज़ी आप सोचिए, अगर आप किसी गाँव में गए और आप वही अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, लोग कनेक्ट कर पाएंगे ना, वो स्विच ऑफ कर जाएंगे। बिल्कुल। कोई ऐसे होंगे जो आम भाषा में बात करेंगे आपसे, भाषा, देश, भूषा कहीं पे भी कैसे भी हो, हर कोई उनकी बात ऐसे सुनेगा। तो क्योंकि वो सरल भाषा में आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। सही। तो आप, चाहे मेरा तो ऐसा मानना है, चाहे ऑडियंस 1 हो चाहे 1 मिलियन हो, एक कॉमन चीज़ है भैया, ये बहुत बड़ी अच्छी मैं आपको टिप दे रहा हूँ, एक कॉमन चीज़ है जो हर कोई दर्शक आपके अंदर तलाश रहा है। आपकी आवाज़, आपका डिक्शन, आपकी कहानी नहीं, आपका कनेक्शन दर्शकों से कैसा है। अपना अगर आप कनेक्ट कर पाओ ना, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत, आप लीडिंग पॉलिटिशियन बनो, आप लीडिंग लीडर बनो, आप कॉर्पोरेट में जाओ, एसईओ, कहीं पे भी आप बिजनेस डील्स क्रैक करो, आप में अगर वो कन्विंसिंग पावर ही नहीं है, तो आप कॉर्पोरेट में भी, सेल्स और मार्केटिंग में भी, जब तक मैं इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझ पाऊंगा, मैं बेचूंगा कैसे? पहले इसकी समझ मेरे को होनी चाहिए ना, तभी मेरे को समझ है तो मैं इसको बेच पा रहा हूँ आगे। अब मुझे ही समझ है, सर प्लीज सर ले लो, बस मुझे नहीं पता क्या है सर, ले लो सर, कोई लेगा क्या? नहीं लेगा। नहीं, बिल्कुल, इतनी सी बात है। सर नाउ टाइम फॉर द रैपिड फायर राउंड। योर फेवरेट TEDx वेन्यू? My favorite TEDx venue is TEDx Hyderabad. Great. Defense or communication, what excites you more? Communication and defense, both are same. In fact, defense communication, I would say. Great. One book that changed your life? Jonathan Livingstone Seagull and Rinda Bryan's Secret. Great. One personality you wish to share stage with? I have lived my dream. मेरा ख्वाब था कि मैं नसीर साहब के साथ अच्छा स्टेज शेयर करूं, करा मैंने, थिएटर वर्कशॉप करी, मेरा ख्वाब था कि उनके साथ मैं पर्दे पे आऊं, वो भी मैंने पूरा किया द टैशकिन फाइल्स में। मिथुन चक्रवर्ती के साथ मैंने पर्दा स्क्रीन स्पेस शेयर करी, वो यूट्यूब पे है वो सीन। तो इसके अलावा मैं चाहूँगा कि मैं अपने फादर के साथ स्टेज शेयर किया, इन द सेंस कि अपने फादर को बुलाया है स्टेज पे, आमंत्रित किया है कुछ शब्द बोलने के लिए। एक बार प्रिंस चार्ल्स को आना था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ओके। तो जो वाइस चांसलर थे, मेरे फादर थे उस टाइम पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, उनका नाम, उनके घोड़े का नाम था डायना, और प्रिंस चार्ल्स, इत्तेफाक की बात है हुई। और हमारे पास एक जर्मन शेपर्ड भी था, उसका भी नाम था डायना। तो घोड़े का नाम डायना रहने दिया, जर्मन शेपर्ड का नाम हमने चेंज किया, डायना से हमने स्पार्की रखा, क्योंकि अभी प्रिंस चार्ल्स आ रहे हैं घर पे, दावत होगी, फिर वो किसी कारण वो हिंदुस्तानी नहीं आ पाए। ओके। और जाहिर सी बात, हिंदुस्तानी है तो अलीगढ़ नहीं है, तो हाँ उनको भी मिलने की ख्वाहिश है, तो उनके साथ भी एक बार एज अ कलाकार अगर स्टेज शेयर करना है तो फिर मैं कहूँगा कि नसीर साहब के साथ तो मैं कर चुका हूँ, एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई द स्टेज वंस अगेन, दोबारा उनके साथ शेयर करूँगा। बहुत बढ़िया। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words. Myself in 3 words is happy go lucky. बहुत बढ़िया सर। If not a speaker, what would you be? If not a speaker, actor. हाँ। One thing people misunderstand about me. That I'm arrogant. क्योंकि मैं अक्सर, देखिए मेरे व्हाट्सएप पे भी मैंने प्राइवेसी सेटिंग लगा रखी है, मैं ऑनलाइन जब आता हूँ वो दिखता नहीं है, फिर जब किसी का मैसेज पढ़ लेता हूँ तो वो 2 टिक ब्लू नहीं होते मैंने, नहीं होते। और तो मैं, जाहिर सी बात है बहुत लोगों का गलती होती है यार, आई कांट, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई टू एवरीवन एट द सेम टाइम, राइट? तो मैं कई बार छूट जाते हैं, तो सोचते हैं यार घमंड, वो नहीं देखते कि भाई ड्राइव कर रहा होगा या शूटिंग में होगा या हाथ में साबुन लगा होगा या किचन में होगा या कुछ पौधों को पानी दे रहा होगा, हाथ में मिट्टी होगी, वो नहीं देखते, या तो मैं ग्रीस हो गए, गाड़ी के नीचे बैठ के काम कर रहा होगा,
मुझे कोई शर्म नहीं है हाथ से काम करने की। वो ये नहीं देखेंगे भाई मैंने तो जो मैसेज सुनेगा मैंने अपना काम किया। हाँ, मगर आपको आपके साथ तो वेरी प्रॉम्प्ट, Yes. वेरी प्रॉम्प्ट है ना। Yes. तो दैट्स वन थिंग दैट आई एम एरोगेंट, आई एम नॉट एरोगेंट, आई एम वेरी फ्रेंडली। Yes. One defense strategy that inspires you. One different strategy that inspires me is the element of surprise. किसी भी डिफेंस स्ट्रैटेजी में या किसी भी अटैक में, एम्बुश को ही कहते हैं सरप्राइज। ये मैंने ख़ास तौर से तवज्जो इस पे देखी मैंने जब मैं नॉर्थ ईस्ट नागालैंड में था असम राइफल्स के साथ। असम राइफल्स में हमारी पलटन में बहुत से सरेंडर्ड इंसर्जेंट, सरेंडर्ड मिलिटेंट्स, वो पहले वो अंडरग्राउंड थे, मतलब यानी कि वो उग्रवादी थे, फिर वो हथियार डाल के ओवरग्राउंड आ गए, अब वो हमने भर्ती कर दी है फौज में। वो भी थे, उनसे बहुत दोस्ती भी हुई, भाषा ऐसी ही। उनके साथ मैंने देखा उनका जंगल वॉरफेयर अव्वल दर्जे का है। लोग वियतनाम की कसम खाते हैं, वियतनाम का गोरिल्ला वॉरफेयर। मैं कहता हूँ भैया गोरिल्ला ठीक है, अच्छी बात है, असम राइफल्स का जो जंगल वॉरफेयर है उनको मैप की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भेज दिए उनको। तो वो डिफेंस स्ट्रैटेजी असम राइफल्स की नॉर्थ ईस्ट की मेरे को बहुत भाई है। बहुत awesome. Your thoughts on my Beyond Reality podcast show. मैं आपका बहुत अव्वल दर्जे का काम कर रहे हो भरत भाई, मैं फॉलो करता हूँ आपका काम। आपका जो लहजा है मुझे बहुत सीखने को मिलता है आपको देख के, इट्स रियली गुड। और आप जिस तरह के गेस्ट लेकर आते हो, आपने विनीत मल्होत्रा जिसका मैं नाम है उनका भी किया था आपने, और कमाल, आप कमाल का काम कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका वन लाइफ मंत्रा व्यूवर्स से आप शेयर करना चाहें जो, प्लीज़ शेयर। और कहाँ सर हमारे व्यूवर्स आपको फॉलो कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए सर। मेरी ज़िंदगी का मंत्र है नेवर गिव इन, ये मेरे स्कूल का मोटो है। नेवर गिव इन होता है जैसे कि नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो आप। मैंने वही कहा था आपको, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो आप जिंदगी में हार ही मत मारो कभी, आप लगे रहो, डटे रहो, आप कामयाब हो गए। और आपको अगर दिख रहा है वो चीज़ होते हुए, आप विजुलाइज करो वो चीज़ ज़रूर होएगी, 100% होएगी, कामयाब होएगी। तो एंड मैं जो आपको कनेक्ट करना है तो ख़ास तौर से मेरे इंस्टाग्राम पे है मेजर अली शाह, लिंक्डइन पे है मेजर अली शाह या मेजर मोहम्मद अली शाह, फेसबुक पे है MOHOMMEDALISHH, ट्विटर पे है मेजर अली शाह। मगर सबसे अहम है अगर यूट्यूब पे कोई आ जाए भैया और यूट्यूब पे कमेंट कर दे, वो मेरा ऑनलाइन दोस्त बन जाता है फिर उसके बाद। तो जैसे कि सर ने कहा, सर के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है इस टाइम आपकी स्क्रीन पर है। आई मस्ट से आप फॉलो कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि मुझे आज सीखने को मिला। नेवर गिव इन, नेवर गिव अप। और सबसे बड़ी बात, इतने फेलियर्स के बाद भी अपने फेलियर से सीखकर, दूसरों के फेलियर से सीखकर अगर आप आगे पहुंच रहे हैं तो किस मुकाम तक आप पहुंच सकते हैं। ही इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ, फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी, टिल देन टेक केयर, बाय। थैंक यू, जय हिंद।